हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 8 की साइंस और उसका 12th चैप्टर फ्रिक्शन। क्या आपने कभी किसी ड्राइवर को, जो कार के ड्राइवर हैं, ट्रक के ड्राइवर हैं, उन्हें अपना व्हीकल स्लो डाउन करते हुए देखा है, धीरे करते हुए देखा है ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर? आपने देखा होगा, आप जब अपना साइकिल भी चला रहे होते हो, ब्रेक लगाते हो तो डेफिनेटली आपका जो साइकिल है वो स्लो डाउन हो जाता है। क्या आपको पता है कि ऐसा कौन सा फोर्स है जो लगता है जिसकी वजह से जब हम ब्रेक्स लगाते हैं तो हमारा जो व्हीकल है वो रुक जाता है? होता ही है कि जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो एक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमारे व्हीकल के ऊपर एक्ट करता है, जो उसकी मोशन को रोकता है, पहले कम करता है और फाइनली उसे रेस्ट पे लेकर आता है। ना सिर्फ ये व्हीकल्स में देखने को मिलता है, बल्कि कोई भी चीज जो हिल रही है, मूव कर रही है, एक सरफेस से दूसरे सरफेस के ऊपर मूव कर रही है, और अगर उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जा रहा, उसे कंटिन्यूसली धक्का नहीं लगाया जा रहा, तो कुछ टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली रुक जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप बॉल को फेंको तो कुछ देर के लिए वो रोल करती है ग्राउंड पे, उसके बाद खुद ब खुद स्लो डाउन हो जाती है और बिल्कुल रुक जाती है। वैसे ही आपने देखा होगा कि जब कोई इंसान जो है सड़क पे चल रहा है और उसके पैर के नीचे बनाना का छिलका आ जाता है जो स्मूथ होता है, तो एकदम से वो इंसान क्या कर जाता है, फिसल जाता है। क्यों? क्योंकि जो बनाना का छिलका है, केले का जो छिलका है, वो बहुत ज्यादा स्मूथ होता है और वो ज्यादा फ्रिक्शन नहीं प्रोवाइड करता। तो फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स होता है जो खुरदुरे सरफेस, रफ के ऊपर ज्यादा दिखाई देता है, स्मूथ के ऊपर कम एक्ट करता है। तभी आप स्लिप कर जाते हो जब आप बनाना के ऊपर चलते हो, या फिर कई बार आपने देखा होगा बच्चे टाइल्स के ऊपर भी स्केटिंग कर रहे होते हैं। हम एक एक्टिविटी करते हैं इस चीज को साबित करने के लिए। आपने क्या करना है, एक बुक लेनी है, टेबल के ऊपर रखनी है, उसे धक्का लगाओ। जब आप उसे धक्का लगाओगे, कुछ देर के लिए वो मूव करेगी और उसके बाद बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। करेक्ट? अब आप दूसरी साइड से धक्का लगाओ, फिर कुछ देर के लिए मूव करेगी, जितना फोर्स लगाया उतनी मोशन होगी, ऑटोमेटिकली वो रुक जाएगी। अब ये जो फोर्स है जो उसे रोकता है, उसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो ऑटोमेटिकली चलती चीजों के ऊपर लगता है और उनको चलने से रोकता है। ये जो फोर्स है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है मोशन से। मतलब अगर आप धक्का जो है वो लेफ्ट साइड से मार रहे हैं तो फ्रिक्शन राइट साइड से आ रहा होगा। अगर आप धक्का राइट साइड से मार रहे हैं तो जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो लेफ्ट साइड से आता है। तो दोनों केसेस में हमने देखा कि अगर हम धक्का यहां से मारते हैं, फ्रिक्शन यहां से एक्ट करता है, अगर हम धक्का यहां से मारते हैं तो फ्रिक्शन यहां से एक्ट करता है। तो इस एक्टिविटी से ये प्रूव होता है कि जो फोर्स है फ्रिक्शन का, वो एक्ट करता है दो सरफेस के बीच में। एक सरफेस किसका है? बुक का, जिसे ऊपर रखा गया टेबल के, और जो दूसरा सरफेस है वो है टेबल का। अब क्या ये जो फ्रिक्शन है ये सब ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम लगता है? वेल, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो सरफेस है जिसके ऊपर रख के चीज फेंकी जा रही है, पुश की जा रही है, वो कितना स्मूथ है, कितना रफ है। इसको प्रूव करने के लिए हम थोड़ा सा आगे स्टडी करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को। मान लीजिए कि आपने एक ईंट का टुकड़ा लिया और उसे एक स्ट्रिंग के साथ बांध दीजिए। इस स्ट्रिंग को आप लटका दीजिए स्प्रिंग बैलेंस के साथ। आप देख सकते हैं स्प्रिंग बैलेंस कैसा होता है। अब आपको थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको पकड़ने के लिए। और आप ना रीडिंग नोट कर लेना, जब जो ब्रिक है वो फर्श के ऊपर ऐसे करके जो पड़ी हुई है फर्श के ऊपर, वो हिलना स्टार्ट कर देती है, तो आप रीडिंग नोट कर लेना फटाफट से, जो स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर आएगी। तो ये जो मेजर है, ये जो रीडिंग है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में हमें बताता है, जो दो सरफेस के बीच में लग रहे हैं, एक ब्रिक और दूसरा है हमारा फ्लोर। अब आपने क्या करना है, उस ईंट के आसपास एक पॉलिथीन रैप कर दो और ये एक्टिविटी फिर से रिपीट करो। तो आप ये देखोगे कि जो फोर्स आप पहले मेजर कर रहे थे उससे कम फोर्स आएगा। क्यों? क्योंकि जो पॉलिथीन आपने लपेटा है ब्रिक के ऊपर, वो एक स्मूथ सरफेस के तरीके से एक्ट करेगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, कम। पहले जो ब्रिक थी वो अकेली थी, इसीलिए उसको ज्यादा फोर्स लग रहा था उसको मोशन में लाने के लिए। लेकिन क्योंकि अब आपने उसका सरफेस स्मूथ बना दिया है, उसके ऊपर एक पॉलिथीन रैप करके, तो जो फ्रिक्शन है वो सेम चीज के ऊपर कम लगेगा, क्योंकि उसका जो सरफेस है वो चेंज हो गया है, वो और स्मूथ हो गया है। अब ये स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? ये एक डिवाइस होता है जिसे हम यूज करते हैं पता लगाने के लिए कि कितना फोर्स जो है
वो एक्ट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। आप देख सकते हैं इसके नीचे वाले हिस्से में ना एक कॉइल स्प्रिंग होता है। जब कोई भी चीज आप इसके ऊपर लटकाते हो तो वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है। ऊपर की साइड पे एक पॉइंटर होता है जो स्केल के ऊपर मूव कर रहा होता है, पता लगाने के लिए रीडिंग की कितनी है, कितने मैग्नीट्यूड पे जो फोर्स है वो अप्लाई किया जा रहा है। अब आपने एक और एक्टिविटी करनी है। एक सिंपल टेबल के ऊपर आपने ढलान का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। उसके लिए आप साइड पे बुक्स या फिर ब्रिक्स रख दो, वुडन बोर्ड भी यूज कर सकते हो जो थोड़ा सा स्टॉक हो सके, मतलब एक के ऊपर एक आ सके। अब आप सामने उसके इस तरीके से बोर्ड रख दो उसका सहारा लेके, और अब आपने एक पेन को एक पॉइंट से नीचे की तरफ को फेंकना है। ये जो पॉइंट है ये इंक्लाइंड प्लेन ढलान के ऊपर मार्क्ड है, उसे हम बोल रहे हैं पॉइंट ए। पेन ले सकते हो, पेंसिल ले सकते हो, और आपने ये नोट करना है कि वो नीचे उतर के कितने आगे तक जाता है, मतलब कितना डिस्टेंस कवर करता है, आप वो चेक कर सकते हो। अब आपने क्या करना है, टेबल के ऊपर जहां से वो नीचे गिर के ढलान से आगे टेबल पे जाता है उतने सरफेस के ऊपर आपने कपड़ा बिछा देना, और अब आपने मेजर करना है कि वो पेन पेंसिल जो आप ए मार्क से नीचे की तरफ को भेज रहे हो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। अब इन दोनों केसेस में सबसे ज्यादा डिस्टेंस फर्स्ट केस में ट्रेवल किया जाएगा, कवर किया जाएगा पेन या पेंसिल के द्वारा, जो भी चीज आप फेंक रहे हो, सेल फेंक रहे हो, क्योंकि जो सरफेस है वो ज्यादा स्मूथ है। लेकिन अगर हम वहां पे कपड़ा बिछा देते हैं तो वो थोड़ा सा रफ सरफेस बन जाता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन ज्यादा एक्ट करता है और वहां पे वो ज्यादा डिस्टेंस नहीं कवर कर सकता। तो मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वो वेरी करता है कि कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है और कैसा सरफेस है। स्मूथ है तो ज्यादा आगे तक जाएगा, रफ है तो थोड़ा डिस्टेंस कवर करेगा ऑब्जेक्ट। तो दो चीजें कंक्लूड हो गई। जो डिस्टेंस कवर्ड है पेंसिल सेल, पेंसिल, बॉल पॉइंट पेन, जो भी आप फेंक रहे हो वो डिपेंड करता है कि नेचर क्या है सरफेस की जिसके ऊपर वो चल रहा है। दूसरा, जिस चीज को आप फेंक रहे हो उसकी स्मूथनेस भी मैटर करती है। पेंसिल फेंक रहे हो, पेंसिल सेल फेंक रहे हो, पेन फेंक रहे हो, वो कितना स्मूथ है वो भी मैटर करता है। तो मतलब जिसके ऊपर चल रहा है उसकी स्मूथनेस और जो चीज चल रही है उसकी कितनी स्मूथनेस है, वो दोनों अफेक्ट करते हैं कि वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा। अब आप अलग अलग चीजें लेके ट्राई कर सकते हैं। अगर आप चाहें ये सेम एक्टिविटी को एक सैंड पेपर के साथ कर सकते हैं। सेल के आसपास सैंड पेपर लपेट दीजिए और फिर ट्राई करके देखिए। आप देखेंगे जो फोर्स है फ्रिक्शन का वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सैंड पेपर सेल के सरफेस को रफ बना देता है। तो जो फ्रिक्शन है वो तब ज्यादा एक्ट करता है जब इरेगुलरिटीज होती है दो सरफेसेस के बीच में जो इन कांटेक्ट होते हैं, मतलब थोड़ा खुरदुरे होते हैं। हालांकि जो सरफेसेस है ऑन द फेस ऑफ इट हम लोगों को बहुत स्मूथ दिखाई देते हैं। टेबल आपको बहुत स्मूथ दिखाई देगा, बुक आपको बहुत स्मूथ दिखाई देगी, बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल इरेगुलर नहीं दिखाई देगी। लेकिन एक्चुअली सरफेसेस के अंदर इरेगुलरिटीज होती हैं। आप ध्यान से देखिए कि डीप डाउन इरेगुलरिटीज होती है और वो भी सरफेस पे होती है। तो जब आप एक सरफेस को दूसरे सरफेस के ऊपर मूव करने की कोशिश करते हो, फोर्स लगाते हो, तो वो फोर्स जो आप लगाते हो वो इंटरलॉकिंग, आपस में इन दोनों के जो रफ सरफेस है उनको बंद होने से रोकता है और वो आगे चलता रहता है चीज। अगर फोर्स नहीं लगाओगे तो डेफिनेटली वो आपस में इंटरलॉक हो जाएंगे, फ्रिक्शन का फोर्स ज्यादा हो जाएगा और डेफिनेटली चीज जो है आगे नहीं चलेगी। तो जो फोर्स है फ्रिक्शन का वो ज्यादा होता है इन केस ऑफ रफ सरफेस। एक और चीज आपने देखा होगा, जो फ्रिक्शन है वो क्यों होता है, क्योंकि जो इंटरलॉकिंग है, इरेगुलरिटीज है सरफेस के बीच में, वो फ्रिक्शन कॉज करती है। तो जब आप दो चीजों को ऐसे करके प्रेस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और फोर्स लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा ताकि वो चीज आगे मूव करे। लेकिन इसके दो केसेस हैं। मान लीजिए आप एक बड़ा सा डब्बा आपके कमरे में है, आपने दो केसेस स्टडी करने। एक केस ये कि जो डब्बा है आपने उसे पुश किया पर पहले वो रेस्ट में था, रेस्ट पोजीशन से आपने उसे मोशन के अंदर लेकर आना है। और दूसरा केस ये कि ऑलरेडी वो मोशन में था, आपने उसे कंटिन्यू रखना है मोशन के अंदर। तो कौन से केस में जो फोर्स है वो कम लगेगा, किस केस में ज्यादा लगेगा, इन दोनों केसेस को पढ़ें। अब जो फोर्स है जो हमें ओवरकम करना पड़ेगा इस रुकी हुए बॉक्स को धक्का मार के,
उसे हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि रुका हुआ है अभी वो डब्बा, अभी वो चल नहीं रहा, ठीक है, बिल्कुल मोशन में नहीं है, तो इसको हिलाने के लिए, वो आपस में इंटरलॉक हुए हुए हैं सरफेस, और इसको हिलाने के लिए आपको ओवरकम करना पड़ेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरे केस में जो फोर्स है कि वो चीज चलती रहे चलती रहे चलती रहे, उसे हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब दोनों के केस में कौन सा फ्रिक्शन जो है वो कम होता है? जब आप ऑलरेडी किसी चलते हुए डब्बे को धक्का मार रहे हो तो उसको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो आपस में दो सरफेसेस जो हैं वो लॉक हो जाए, क्योंकि कंटिन्यूसली आप धक्का मारते जा रहे हो। तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो कम होता है एज कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन, जहां पे पहले ही चीजें एक दूसरे में लॉक्ड हैं, आपको धक्का ज्यादा मारना पड़ रहा है, फोर्स ज्यादा मारना पड़ रहा है ताकि वो चीज एक दूसरे से लॉक तोड़ के आगे चलना शुरू हो जाए, मोशन में आना शुरू हो जाए। अब ये जो फ्रिक्शन है ये बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में, इट्स कॉल्ड ए नेसेसरी इविल। आपने कुछ एक्सपीरियंसेस जरूर किए होंगे अपनी लाइफ के अंदर कि कितना इजी होता है एक कुल्हड़ को पकड़ना। कुल्हड़ होता है अर्दन पॉट जिसमें आजकल चाय मिलती है, यूट्यूब पे बहुत चल रहा है, मैगी भी मिलती है, उसको पकड़ना आसान होता है एज कंपेयर टू अ ग्लास टम्बलर। क्यों? क्योंकि जो ग्लास टम्बलर है वो ज्यादा स्मूथ होता है और वो लेस फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। स्मूथ मतलब लेस फ्रिक्शन एज कंपेयर टू कुल्हड़ जिसका जो सरफेस है थोड़ा रफ होता है और ज्यादा फ्रिक्शन होती है। अब मान लीजिए जो बाहर का सरफेस है टम्बलर का, ग्लास का, बॉटल का, आप उसके ऊपर ऑयल लगा के, कुकिंग ऑयल लगा के उसे और ज्यादा ग्रीसी बना रहे हैं, तो आपके लिए पकड़ना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप कुकिंग ऑयल की एक लेयर लगा रहे हैं उसके ऊपर, या उसे बोलते हैं फिल्म ऑफ कुकिंग ऑयल लगाई जा रही है, तो उसका जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, ऑलमोस्ट ना के बराबर या बहुत कम फ्रिक्शन लगेगी उसके ऊपर, और आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उस ग्लास को पकड़ना। तो फ्रिक्शन जरूरी है इस केस में। अब आप एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आप वो गीली मिट्टी के ऊपर चल रहे हैं या वेट मार्बल फ्लोर के ऊपर चल रहे हैं, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि आप वहां चल पाओ बिना फ्रिक्शन के? बिल्कुल फ्रिक्शन ना हो, नो इट्स नॉट पॉसिबल। आप चल ही नहीं सकते अगर फ्रिक्शन नहीं होता। क्या आप लिख पाते पेन से, पेंसिल से, अगर फ्रिक्शन नहीं होता? क्या जो चौक यूज करते हैं टीचर्स ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखने के लिए, वो भी जब रफ सरफेस चौक का ब्लैक बोर्ड के साथ टच में आता है तो कुछ पार्टिकल्स बीच में अटक जाते हैं। वो इसीलिए अटकते हैं ताकि हम लिख भी सकें, और ये एक एग्जाम्पल है कि जो फ्रिक्शन है वो पॉसिबल बनाता है चीजों को लिखना ब्लैक बोर्ड के ऊपर। अगर फ्रिक्शन नहीं होता चौक और ब्लैक बोर्ड के बीच में तो लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता। अब मान लीजिए कोई जो चीज है वो मूव कर रही है और वो कभी रुकती ही नहीं अगर फ्रिक्शन नहीं होता। अगर गाड़ियां चल रही हैं तो वो चलती रहती, ब्रेक अप्लाई करने पे रुकती ही नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं होता। आप उसे रोक ही नहीं सकते, डायरेक्शन ही नहीं चेंज कर सकते। इवन आप जो वो कील फिक्स करते हो दीवार के अंदर, वो भी नहीं फिक्स कर पाते अगर फ्रिक्शन नहीं होता। कंस्ट्रक्शन करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता अगर फ्रिक्शन नहीं होता। इसीलिए बोला जाता है कि जो फ्रिक्शन है वो जरूरी होता है, क्योंकि उससे चीजें डेवलप होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, ये थोड़ा हमारा नुकसान भी कर देता है। ज्यादातर आपने देखा होगा जब आपके चप्पलें ज्यादा यूज हो जाती हैं तो उनके नीचे वाला हिस्सा जो है वो घिस जाता है। वो ही होता है स्क्रूज के साथ, बॉल बेयरिंग के साथ, हमारे जूतों के सोल्स के साथ सेम चीज हो रही होती है। आपने ये भी बोलते हुए लोगों को सुना होगा या देखा होगा, वर्न आउट स्टेप्स ऑफ फुट ओवर ब्रिजेस एट रेलवे स्टेशन। इसका मतलब क्या है? जो स्टेप्स हैं ऑफ फुट ब्रिजेस के ऊपर रेलवे स्टेशन पे, आपके जो पैर के जूते हैं वो वियर आउट हो जाते हैं, वो जो सोल है वो घिस जाता है टाइम के साथ। क्यों? क्योंकि वो पहले पतला होना शुरू हो जाता है और फिर बिल्कुल टूटना शुरू हो जाता है। जब आप बार बार स्टेयर्स यूज करते हो, रोड्स यूज करते हो, फ्रिक्शन काम करता है और रब होने की वजह से दो सरफेस के बीच में वो बिल्कुल वॉर्न आउट हो जाता है, बीच में से होना शुरू होता है। बट अगर हम मटेरियल की बात करें जो शूज और स्टेयर्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, घिसना तो दोनों को चाहिए, लेकिन शूज का जो मटेरियल है वो ज्यादा सॉफ्ट होता है, इसीलिए वो आसानी से घिस जाता है एज कंपेयर टू स्टेयर्स जो रेलवे स्टेशन पे आपको मिलती है।
आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो फ्रिक्शन है वो हीट भी प्रोड्यूस करता है। अगर आप ऐसे करके अपने हाथ को मूव करते हो जैसे सर्दियों में करते हो तो ये वार्म अप हो जाते हैं आपके जो पाम्स हैं। वैसे ही जब आप मैच स्टिक को जलाते हो फ्रिक्शन की वजह से वहां पर आग भी लग जाती है। कभी आपने देखा है जो मिक्सी का जार है वो भी गर्म हो जाता है जब आप उसको चलाते हो कुछ देर के लिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ये बताते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो हीट प्रोड्यूस करता है। इनफैक्ट जब आप मशीन ऑपरेट करते हो, मशीन को चलाते हो, तो जो हीट है वो बहुत ज्यादा पैदा होती है, जनरेट होती है, जिसकी वजह से एनर्जी वेस्ट होती है। तो हम डिस्कस करेंगे कुछ तरीके जिससे हम मिनिमाइज कर सके फ्रिक्शन को, और वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो हमारा फ्रेंड भी है और फो भी है। फो का मतलब होता है एनिमी। फ्रेंड कैसे है? अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो डेफिनेटली हम गाड़ियां नहीं चला पाते सड़क के ऊपर, कोई व्हीकल नहीं मूव कर पाता। अगर फ्रिक्शन नहीं होता रोड और पहिए के बीच में या पहिए और ब्रेक के बीच में, तो डेफिनेटली आप व्हीकल को रोक भी नहीं पाते उनको चलने से। प्लस अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम खुद ना चल पाते, लिख ना पाते ब्लैक बोर्ड के ऊपर पेन से, पेंसिल से, और हम कंटिन्यूसली स्लिप होते रहते, जैसे बनाना के छिलके के ऊपर लोग स्लिप करते हैं। वैसे ही अगर फ्रिक्शन ना होता तो आप मैच स्टिक नहीं जला पाते। अगर आप अपने पाम्स रब करते हो तो उसमें हीट जनरेट होती है, फ्रिक्शन का एग्जाम्पल। मशीन चलती है, हीट जनरेट होती है, फ्रिक्शन का एग्जाम्पल हो गया। लेकिन ये हमारे लिए नुकसानदायक क्यों है? क्योंकि जो मशीन चलती है तो उसके जो पार्ट्स कांटेक्ट में आते हैं तो वो थोड़े वियर आउट हो जाते हैं, खराब जल्दी हो जाते हैं, घिस जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। प्लस हमारे जो जूतों के सोल होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं, टायर्स भी कई बार खराब हो जाते हैं। तो इसको कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं कि कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन को। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आपने देखा होगा कि जो जूते हैं उनके नीचे ना कुछ अलग से पीसेस लगाए होते हैं, जिसे हम बोलते हैं ग्रूव किया हुआ है जूतों को। ये क्यों किया होता है इस तरीके से? ताकि जो शूज है उनकी बेटर ग्रिप बने फ्लोर के ऊपर, आप आसानी से मूव कर सके। वैसे ही जो टायर्स हैं उनको ट्रेड किया जाता है, उनके आसपास थोड़ी सी रबड़ एक्स्ट्रा लगाई जाती है, आप देख सकते हो, ताकि उनकी बेटर ग्रिप बने सड़क के ऊपर। वैसे ही कुछ केसेस के अंदर हम फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं, जैसे ब्रेक पैड्स नहीं जो लगाए जाते हैं, आप देख सकते हैं बाइसिकल के अंदर, ऑटोमोबाइल्स के अंदर, ब्रेक सिस्टम के अंदर ब्रेक पैड लगाए जाते हैं, ताकि जब भी आप साइकिल चला रहे हो तो आपके जो ब्रेक पैड हैं वो आमतौर पे व्हील्स को टच नहीं करते। लेकिन जिस टाइम पे आप ब्रेक दबाते हो उस टाइम पे जो पैड्स हैं वो एकदम से मोशन को रोक देते हैं, रिम को पकड़ के। फ्रिक्शन की वजह से ये सब कुछ होता है और जो व्हीकल है वो चलना बंद हो जाता है। आपने देखा होगा जो कबड्डी के प्लेयर्स हैं वो अपने हाथों को खेलने से पहले मिट्टी से थोड़ा सा लत लेते हैं। क्यों? ताकि उनकी जो ग्रिप है वो बेटर बने अपने ओपोनेंट्स के ऊपर। वैसे ही जो जिमनास्ट हैं वो किसी तरीके का थोड़ा खुरदुरा सा कोर्स सब्सटेंस जो है वो अपने हाथ पे लगा देते हैं, ताकि उनकी जो ग्रिप है वो बनी रहे। तो इन केसेस में हमने देखा कि जो फ्रिक्शन है वो अनडिजायरेबल होता है, मतलब हमें चाहिए नहीं होता, उसे मिनिमाइज करना जरूरी होता है। तभी शूज के अंदर पिछली साइड पे आपको कुछ कुछ दिखाई देगा, ग्रूव्स दिखाई देंगे। टायर का ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा एक्सटेंडेड होता है ताकि फ्रिक्शन को मिनिमाइज किया जा सके। लेकिन कुछ केसेस के अंदर हम फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं, जैसे कैरम बोर्ड के ऊपर आप पाउडर गिर देते हो ताकि जो रफ सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ हो, और जब आप स्ट्राइक करते हो तो स्मूथली वो जाकर बिल्कुल होल के अंदर गिर जाए। वैसे ही आपने नोटिस किया होगा कि जो दरवाजे हैं जहां से खुलते हैं बंद होते हैं उसे हिंज बोलते हैं, वहां पर ऑयल डाल दिया जाता है। साइकिल के, मोटरसाइकिल के बहुत सारे पार्ट्स है, मैकेनिकल पार्ट्स, जिनके ऊपर हम ग्रीस यूज करते हैं ताकि मशीन जो है आसानी से चले। बेसिकली हम क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि जो फ्रिक्शन है उसको कम किया जाए। तो जब हम ऑयल यूज करते हैं, ग्रीस यूज करते हैं, ग्रेफाइट अप्लाई करते हैं उन मूविंग पार्ट्स के बीच में मशीन्स के, तो उसकी ना एक थिन पतली सी लेयर फॉर्म हो जाती है जो एक दूसरे सरफेस के आसपास रब करती है। इसकी वजह से जो इंटरलॉकिंग हो रही होती थी पहले, क्योंकि सरफेस इरेगुलर होता है, वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ऑयल की एक लेयर आ गई, या फिर आप कह सकते हैं ग्रीस की लेयर आ गई, ग्रेफाइट की लेयर आ गई।
तो ये जो मूवमेंट है ये बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा। ये जो चीजें यूज की जाती हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए, इन्हें हम लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर बोला जाता है ऑयल को लुब्रिकेंट के तौर पे मत यूज करो वरना मशीन जो है वो खराब हो जाएगी। इवन जो एयर कुशन होता है ना बिटवीन दोज मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन, वो भी रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, क्योंकि बीच में कुछ आ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या हम फ्रिक्शन को जीरो पे लेकर आ सकते हैं अगर हम किसी सरफेस को पॉलिश कर देते हैं या बहुत ज्यादा उसके ऊपर ल्यूब्रिकेंट लगा देते हैं? नहीं, फ्रिक्शन को आप कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते कंप्लीटली। जो स्मूथ सरफेस है वो भी कंप्लीटली स्मूथ नहीं होता, उसमें भी कुछ इरेगुलरिटीज होती ही होती है। अब डिस्कस करते हैं कि जो व्हील्स हैं क्या वो फ्रिक्शन रिड्यूस करती हैं? कई बार आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे जो लोग हैं वो अपना लगेज घसीट के लेके जा रहे होते हैं क्योंकि नीचे उनके लगेज के बॉक्स के व्हील्स होते हैं। ऐसा क्यों? एक एग्जाम्पल करते हैं। बुक टेबल पे रखो, उसको धक्का मारो। अब बुक के नीचे आप 3 पेंसिल्स रख दीजिए जो सिलेंड्रिकल शेप की हैं और अब बुक को धक्का मारो तो इजीली मूव होती है और साथ में जो पेंसिल है वो भी मूव हो रही होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो रेजिस्टेंस लग रही थी टू द मोशन ऑफ द बुक, जब बुक हिल रही थी, वो काफी कम हो गया, फ्रिक्शन काफी कम हो गया है। तो इसीलिए काफी सारी जो मशीनरी होती है उसके अंदर भी हम ये देख रहे हैं कि आजकल रोलर्स यूज किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ 2 चीजों को ऐसे करके स्लाइड करने के। अब हमें क्लियर हो गई है ये चीज कि जब कोई बॉडी रोल करती है एक सरफेस के ऊपर एक और बॉडी के ऊपर, उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और जो चीजें रोल करती हैं वो रिड्यूस करती हैं फ्रिक्शन। तो डेफिनेटली रोल करके लेके जाना किसी चीज को आसान होता है एज कंपेयर टू स्लाइड करके लेकर जाना। जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो कम होता है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसीलिए बहुत सारी मशीनरी के पार्ट्स के अंदर स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जगह पे रोलिंग फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है। बॉल बेयरिंग्स का एक कॉमन केस है। जो बॉल बेयरिंग्स होते हैं हब्स और एक्सल्स के बीच में, सीलिंग्स के, बाइसिकल्स के, वहां पे रोलिंग फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है। अब बात करते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन की। अब जो हवा है वो बहुत हल्की होती है, थिन होती है, पर ऐसा नहीं है कि वो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं अप्लाई करती जो ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर से जा रहे होते हैं। पानी हो, हवा हो, वो एग्जर्ट करते हैं फ्रिक्शन जब भी कोई ऑब्जेक्ट्स उनके बीच में से जा रहे होते हैं। साइंस के अंदर गैसेस और लिक्विड्स को बोला जाता है फ्लूइड्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लूइड्स हैं वो एग्जर्ट करते हैं एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो उनमें से जा रहे होते हैं, जो मोशन में होते हैं। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्ट किया जाता है फ्लूइड्स के द्वारा, उसको हम बोलते हैं ड्रैग। याद रखना, फ्लूइड्स के द्वारा जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई किया जाता है उसे ड्रैग बोलते हैं। जो फ्रिक्शनल फोर्स है फ्लूइड के अंदर जो लगाया जाता है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की स्पीड के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड, कि उसकी कितनी स्पीड है फ्लूइड के विद रिस्पेक्ट। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की शेप के ऊपर और नेचर कैसा है फ्लूइड का। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो फ्लूइड्स में से पास करते हैं उनको ओवरकम करना पड़ता है फ्रिक्शन जो उनके ऊपर एक्ट कर रहा होता है। इस प्रोसेस में वो अपनी एनर्जी भी लूज कर देते हैं। इसीलिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि जो फ्रिक्शन का फोर्स लगता है उसे मिनिमाइज किया जाए। इसीलिए इन ऑब्जेक्ट्स को एक स्पेशल शेप दी जाती है। हमने पढ़ा था ना स्ट्रीमलाइन शेप्स, वो ही इन ऑब्जेक्ट्स को दी जाती है जो लिक्विड या फिर गैसेस में से, इन शॉर्ट फ्लूइड्स में से पास हो रहे होते हैं। आप देख सकते हैं फिश, बर्ड्स, इवन आज की डेट में जो रेसिंग कार्स हैं उनकी शेप कैसी होती है, बुलेट ट्रेन्स की शेप कैसी होती है। ये एक स्ट्रीमलाइन शेप होती है और इसमें जो एनर्जी का लॉस होता है वो मिनिमम होता है। फ्रिक्शन को इजीली ओवरकम किया जा सकता है। इनकी शेप में काफी सिमिलैरिटी है। तो मैंने आपको बर्ड की शेप से अलावा स्ट्रीमलाइन शेप जिस जिस की होती है उसके बारे में बता दिया। व्हीकल्स भी वैसे डिजाइन किए जा रहे हैं ताकि वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके जितना पॉसिबल हो सके। फिश की शेप भी स्ट्रीमलाइंड होती है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से फ्रिक्शन उसके ऊपर एक्ट करेगा। उसकी पिछली साइड पे एक्यूमुलेट नहीं होगा कोई भी फोर्स, बल्कि सीधा ऐसे करके पीछे की तरफ को इफेक्ट पड़ेगा जो मिनिमाइज करता है फ्रिक्शन। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया। तो ये थी आज की क्लास। पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई सी यू नेक्स्ट। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।